सुंदरनगर के राजा वीर प्रताप अपनी बेटी भानुप्रिया की जिद करने की आदतों से बहुत परेशान रहते थे। वो हमेशा किसी न किसी बात की जिद पकड़ लेती थी। बचपन तक तो ठीक था, पर अब भानुप्रिया विवाह लायक हो चुकी थी। लेकिन अब उसने ऐसी जिद पकड़ रखी थी जिसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल था। महारानी, क्या हुआ? तुमने भानुप्रिया से दोबारा इस विषय में बात की? राजकुमारी अभी भी इसी जिद पर अड़ी हुई है कि जो कोई भी उसे विवाह के पश्चात चांद पर ले जाएगा उसी से विवाह करेगी। अब ऐसा वर कहाँ ढूंढेंगे जो उसकी डोली को सबसे पहले चांद पर ले जाए। तभी राजकुमारी भानुप्रिया आ जाती है। राजकुमारी, हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा राजकुमार मिल जाए, पर तुम्हारी इच्छा ही ऐसी है जिसे देखकर हर राजकुमार ने तुमसे विवाह करने के लिए साफ मना कर दिया है। यदि तुम किसी गरीब युवक से भी जो तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देगा विवाह कर सकती हो, तो हम कल ही राज्य में ऐलान कर देते हैं। पिताजी महाराज, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब। मुझे तो सिर्फ शादी के बाद चांद पर घूमने जाना है। राजकुमारी भानुप्रिया इस शर्त को मान गई। राज्य में ऐलान करवा दिया गया। राज्य के आसपास के गांव वालों ने भी इस खबर को सुना और बातें करने लगे। राजकुमारी बूढ़ी हो जाएगी, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसे चांद पर ले जाए। वही तो, पता नहीं महाराज को भी क्या सूझी जो राजकुमारी की जिद को मान लिया। चलो, हमें क्या लेना देना। ना जाने कौन सा नौजवान युवक राजकुमारी की इस इच्छा को पूरा करने वाला है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कोई भी युवक इस शर्त को मानने के लिए हामी नहीं भरता। वहीं पास के एक छोटे से गांव मदनपुर में सूरज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो लकड़ियां काट कर नगर में बेचा करता था। उसी से उसका परिवार चलता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और पिता थे। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल में तेज बारिश के कारण सारे पेड़ भीग गए थे। तभी सूरज ने एक सूखे विशाल बड़े पेड़ को देखा और वो उस पेड़ को काटने लगा। तभी उस पेड़ से आवाज आई, रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते। मैं इस जंगल में बहुत पुराना वृक्ष हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे तो इस पूरे जंगल में आग लग जाएगी और तुम भी उस आग में जल जाओगे। अगर यकीन नहीं तो मेरा एक पत्ता तोड़ कर देखो। सूरज पत्ता तोड़कर देखता है। सचमुच पत्ता जल जाता है। सूरज घबरा जाता है, पर उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गए? मैंने 2 दिन से बारिश के कारण एक भी लकड़ी नहीं काटी। अब मैं क्या कमाऊंगा और क्या ही खाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर सुंदरनगर राज्य की राजकुमारी भानुप्रिया। पेड़ सूरज को भानुप्रिया की शर्त के बारे में बताता है। पर मैं राजकुमारी की ये शर्त कैसे पूरी कर सकता हूँ? इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा जादुई पत्तियों का बना एक कालीन दूंगा, जिस पर बैठकर तुम राजकुमारी भानुप्रिया के साथ सीधे चांद पर पहुंच जाओगे। पर इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? जैसे ही तुम्हारा विवाह भानुप्रिया से होगा, तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम शीघ्र जाओ और महाराज वीर प्रताप से भानुप्रिया का हाथ मांग लो। पेड़ की बात मानकर सूरज राजा वीर प्रताप के पास जाता है और भानुप्रिया की शर्त पूरी करने की बात कहता है। ये सुनकर राजा वीर प्रताप बहुत खुश होते हैं, पर वो अपनी बेटी को समझदार भी बनाना चाहते थे, इसलिए वो सूरज को कुछ समझाते हैं जिसके बारे में भानुप्रिया नहीं जानती थी। भानुप्रिया और सूरज का विवाह हो जाता है और पेड़ सूरज को एक जादुई कालीन देता है। सूरज अपने माता पिता, महाराज और महारानी सबका आशीर्वाद लेकर भानुप्रिया के साथ उस कालीन पर बैठ जाता है और कालीन चंद्रमा की ओर उड़ने लगता है। सब नगरवासी भी इस नजारे को देख रहे थे। भानुप्रिया को घमंड हो गया था कि आज उसकी एक इच्छा और पूरी हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सूरज, आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब तुम और मैं मिलकर चंद्रमा पर अपनी सुहाग रात मनाएंगे। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ सूरज। हाँ राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। राजकुमारी भानुप्रिया और सूरज कालीन पर उड़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं और जादुई कालीन गायब हो जाता है। कितना सुंदर नजारा है। मैं चंद्रमा पर हूँ। सूरज, मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। सूरज, वो फल और पकवान जो हम साथ में लाए थे, मुझे वो खाने हैं। हाँ, ये रहे। आओ, यहाँ आराम से बैठते हैं। सूरज, आओ ना, तुम भी खाओ। वैसे भी मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरी चंद्रमा पर सुहागरात की इच्छा भी पूरी हो गई। सूरज भानुप्रिया को देख रहा था। वो बहुत खुश थी। अरे, यहाँ पर सोने के लिए मुलायम पलंग क्यों नहीं है? हम सोएंगे कहाँ? भानुप्रिया, यहाँ पर मुलायम पलंग नहीं मिलेगा। हमें यहाँ इस पथरीली जमीन पर ही सोना पड़ेगा। मुझे जमीन पर नींद नहीं आएगी। मुझे तो मखमल के पलंग पर सोने की आदत है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें यहाँ के वातावरण के साथ ही चलना पड़ेगा। भानुप्रिया कुछ बोल नहीं सकी। वो दोनों उस जमीन पर सो जाते हैं। भानुप्रिया को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसे तो मखमली बिस्तर पर सोने की आदत थी। अगले दिन उसे भूख लगी तो उसने सूरज से कहा, सूरज, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं पूरी रात जमीन पर नहीं सो पाई। मुझसे तो चंद्रमा पर रहा ही नहीं जा रहा। अरे, कल तक तो तुम यहाँ आने के लिए बहुत उत्तेजित थी। इस कारण तुमने विवाह के लिए भी यही इच्छा रखी। मैंने तो तुम्हारी इच्छा को पूरा किया, पर तुम्हारे चेहरे पर फिर भी खुशी नहीं है। चलो, हम थोड़ी देर चंद्रमा की धरती पर टहलते हैं। भानुप्रिया और सूरज चंद्रमा पर टहल रहे थे, पर वहां तो खाली जमीन के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे ही 2 दिन उन्हें चंद्रमा पर रहते हो गए थे। 2 दिन तक जो खाना और पानी वो अपने साथ लाए थे वो खत्म हो चुका था। चंद्रमा पर आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए भानुप्रिया का मन
जल्दी ही वहाँ से भर गया। सूरज, बहुत भूख लगी है, हमारे पास कुछ खाने को बचा है? नहीं भानुप्रिया, अब तो खाना और पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देता, खाली जमीन ही जमीन है। मेरा मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। सूरज, चलो ना वापस अपनी धरती पर चलते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने महल में रहना है। ठीक है भानुप्रिया, जैसा तुम ठीक समझो। सूरज जादुई कालीन को बुलाता है और वे दोनों उस पर बैठकर वापस महल में आ जाते हैं। भानुप्रिया, देखो तुम्हारी चांद पर जाने की इच्छा पूरी हो गई। अब तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी ससुराल जाना है, यानी कि सूरज के घर। पर माँ, सूरज तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, मैं उसके साथ वहाँ कैसे रहूंगी? वो तो बहुत गरीब है। राजकुमारी, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तुम्हें चांद पर जाने की अपनी इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें अमीर या गरीब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा तुम उसी से विवाह करोगी। इसलिए अब तुम्हारा विवाह सूरज के साथ हो चुका है। अब तुम्हें उसके साथ उसी हाल में रहना है जिस हाल में वो तुम्हें रखेगा। भानुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है और वो सबसे माफी मांगती है। बेटी, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमारे मन में यदि हमारा अधिकार नहीं है तो हमें सदैव जीवन में दुखों का ही सामना करना पड़ता है। मन तो हमारा बहुत कुछ कहता है, हम ये भी करें वो भी करें। हमारे मन की इच्छा के मुताबिक यदि सब कुछ होने लगा तो फिर जीवन का कोई अर्थ और मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो परिस्थितियों से लड़ने और जीवन में सहनशीलता रखने के लिए दिया है। हमें जितना है, जैसा है, उसमें ही संतुष्टि रखनी चाहिए। तरह तरह की इच्छाएं मनुष्य के मन को चंचल बनाती हैं बेटी, और मनुष्य कठिनाइयों में फंस जाता है। मनुष्य को अपने जीवन को हर परिस्थिति में जीने के काबिल बनाना चाहिए। मैंने ही सूरज से कहा था कि वो तुम्हें न बताए, पर मैंने एक पिता होने के नाते तुम्हारे और सूरज के रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था पहले ही कर दी है, जहां पर सूरज के माता पिता रह रहे हैं। अब तुम खुशी खुशी विदा होकर अपने पति के महल में जाओ। मैं वादा करती हूँ पिताश्री, माताश्री, मैं जीवन में कभी भी व्यर्थ इच्छा नहीं रखूंगी। इसके पश्चात राजा वीर प्रताप और महारानी अपनी पुत्री भानुप्रिया को सूरज के साथ विदा करते हैं। सूरज भानुप्रिया के साथ उस पेड़ को धन्यवाद कहने जाता है। पेड़ सूरज और भानुप्रिया को आशीर्वाद देता है। उस दिन से भानुप्रिया अपने पति सूरज और सास ससुर के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। टिल्लू एक गरीब कबाड़ी था जो दिन भर कूड़ा बिनता था और फिर उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी गिन्नी का पेट पाल रहा था। टिल्लू और गिन्नी की शादी को 4 साल पूरे होने को थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है गिन्नी? छोड़ इसे, ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे? तो क्या हुआ? और वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना, उसकी खातिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अब मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है, पानी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता है, और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न धमक पड़े कभी। बोल तो तू ठीक रही है गिन्नी, लेकिन अपनी हालत भी तो तू जानती है ना। कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे? माना कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जगह जैसी भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर टिल्लू कुएं की तरफ चल दिया। टिल्लू ने गिन्नी को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है गिन्नी, ये जगह वाकई में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये कुआं, इसमें भी बस नाम भर को ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन चांद पर जाकर अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का बसेरा नहीं मिल रहा। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में टिल्लू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग था, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर टिल्लू और गिन्नी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चे का था, तो टिल्लू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। टिल्लू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई थी। टिल्लू उस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आई हुई एक गाड़ी वहाँ डाल कर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बस ढेर सारा कूड़ा। लगता है मेरा वहम होगा, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ मैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। टिल्लू ने पलटकर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी थी। टिल्लू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? तो लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ।
टिल्लू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था। ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब मेरा मतलब है कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। हाँ, एक बार बोलकर तो देखो। तो फिर ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर होना चाहिए। टिल्लू बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या कहा? चांद पर? क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है? पर तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना। मैं चाहता हूँ कि चांद पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी गिन्नी को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे चांद पर पहुँच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहा। बीच रात को करुणा नींद से उठ गई और अपनी नाक पकड़कर बैठी रही। ओह, कितनी बदबू है। अजी सुनते हो, खाने में क्या खाकर आए हो दोस्त के घर से? उसके पति अर्जुन ने नींद में ही कहा। मूली का पराठा। ये मूली ही किसी दिन मुझे मार डालेगी। पता नहीं इस पदोड़े आदमी से शादी ही क्यों की मैंने। ये बोलकर करुणा अपना तकिया लेकर बाहर सोफे पर जाकर सो गई। ये तो रोज का हो गया है, कुछ तो करना ही होगा। सोए हुए करुणा उस दिन के बारे में सोचने लगी जब अर्जुन और उसके माता पिता शादी के लिए करुणा को देखने गए थे। करुणा तब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ से कहा था, देखो माँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे लड़के को तो देख ले, पढ़ाई के चक्कर में अच्छा लड़का हाथ से फिसल गया तो पूरी जिंदगी अफसोस करती रहेगी। करुणा के घर वाले पुराने ख्यालात के हैं। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे लड़के वालों के सामने बिठा दिया। करुणा सुंदर है, इसीलिए अर्जुन ने एक ही बार में उसे पसंद कर लिया और इसी बात से करुणा की माँ खुश हो गई और ऐसे ही करुणा की शादी हो गई। करुणा ने अपने आप को समझा लिया। शादी की पहली रात को ससुराल में बहुत सारे पकवान बने। अर्जुन एक के बाद एक खाता गया। ये देखकर करुणा ने अपने ही मन में सोचा, ये तो गले तक ठूस रहा है, कहीं रात को उल्टी ना कर दे। खाना खाने के बाद करुणा और अर्जुन अपने कमरे में सो गए। अर्जुन तुरंत गहरी नींद में सो गया, लेकिन करुणा को नींद नहीं आई। एक तो नई जगह और ऊपर से एक ऐसे इंसान के साथ उसे सोना पड़ रहा था जिसे वो जानती तक नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ रहना है जिसे मैं कल तक जानती तक नहीं थी। करुणा डरी हुई थी और उसी समय जोर से एक अजीब सी आवाज हुई। करुणा डर गई। अरे ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? तभी करुणा की नाक में बहुत गंदी स्मेल आई। उसे सब कुछ समझ में आ गया। क्या ये पाद रहे हैं? तभी अर्जुन ने और जोर से एक पाद मारा और उस बदबू से करुणा रह नहीं पाई। मुझे उल्टी आ रही है, मुझे अभी उल्टी करनी होगी। करुणा बाथरूम चली गई और उसने उल्टी कर दी। वो वापस कमरे में आई, लेकिन अर्जुन एक के बाद एक पाद मारने लगा। आहा, खाने के बाद जब पाद निकलती है तब कितना मजा आता है। आहा। अगले दिन अर्जुन के ऑफिस चले जाने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही है? माँ, ये किस आदमी से आपने मेरी शादी करवाई है? क्यों, क्या हुआ? मारपीट रहा है क्या? नहीं, ये तो बस पाद रहे हैं। इनके पादने के चक्कर में मेरी नींद ही गायब है। ये सुनकर करुणा की माँ हंसने लगी। ये कोई बात नहीं है बेटा, सभी पाद मारते हैं। अब तेरे पापा को ही देख ले। लेकिन ये तो पापा से भी ज्यादा पाद मारते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेगी ना तो आदत हो जाएगी। करुणा की माँ ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अर्जुन शाम को घर लौटा और रात को सोने के बाद पाद मारने लगा। करुणा परेशान होकर कमरे के बाहर चली गई और सोफे पर सो गई। अगले दिन करुणा की एक सहेली दिशा ने उसे कॉल किया। और कैसा लग रहा है ससुराल? ठीक ठाक है, मैं तेरे ससुराल के आसपास ही हूँ, शाम को आ जाऊं? हाँ आ जाना, बहुत बातें करेंगे। शाम को दिशा करुणा से मिलने आई। करुणा ने अर्जुन को कॉल करके कहा, मेरी एक सहेली आई है, उसके लिए बाहर से कुछ खाना ले आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन बहुत सारा खाना ले आया, समोसा, रोल, बिरयानी। और फिर करुणा, दिशा और अर्जुन बात करने लगे। लेकिन बात करते हुए अर्जुन ही सब कुछ खा गया। लेकिन दिशा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करुणा की सास जानकी भी आ गई और दिशा से बात करने लगी। तुम क्या करती हो बेटी? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी भी बहू 2-3 दिन बाद से कॉलेज जाना शुरू करेगी। क्यों बहू? वाह करुणा, बड़ा अच्छा ससुराल मिला है तुझे। तभी अर्जुन ने एक पाद मार दिया। दिशा चुप हो गई। करुणा ने अपने ही मन में कहा, हे भगवान, इन्हें भी अभी पाद मारना था, सत्यानाश। पाद की बदबू से दिशा को उल्टी आने लगी। करुणा, आज मैं चलती हूँ, कॉलेज में मिलेंगे। दिशा उठकर चली गई। करुणा को बहुत ज्यादा शर्म आई। उसने कुछ नहीं कहा। दिशा के जाने के बाद जानकी ने अर्जुन से कहा, ये क्या किया तूने बेटा?
ऐसे बाहर के लोगों के सामने पाद मारना अच्छी बात नहीं है। देखा वो कैसे उठकर चली गई। क्या माँ, अब इंसान अपने ही घर में पाद भी नहीं मार पाएगा क्या? अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये एक बुरी आदत है। तू कितनी उल्टी सीधी चीजें खाते रहता है, इसीलिए तेरे पेट में इतनी गैस होती है। ये सब मत खाया कर। लेकिन करुणा को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने रात को अर्जुन से यही सब कहा, लेकिन अर्जुन ने सब हंसते हुए ही टाल दिया। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से एक दोस्त के घर गया और वहाँ मूली के पराठे खाने के बाद रात को बदबूदार पाद मारने लगा और इसी बात से परेशान होकर करुणा बाहर सोफे में सो गई। ये तो रोज का हो गया, कुछ तो करना ही होगा। और फिर सुबह सुबह करुणा अपना बैग लेकर मायके चली गई। जानकी ने उसे कॉल किया तो करुणा ने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे पदोड़े पति के साथ नहीं रह सकती। जानकी ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने कहा, क्या माँ, पैसे कमा रहा हूँ खाने के लिए ही ना, अब उस वजह से थोड़ा पाद निकल जाए तो क्या होगा? अरे इस वजह से कोई छोड़ के जाता है क्या? मैं उसे नहीं मनाऊंगा। उसी दिन ऑफिस में बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जुन की जरूरी मीटिंग थी। अर्जुन मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग शुरू हुई ही थी कि तभी अर्जुन के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। अरे ये क्या, यहाँ भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लगता है रात के मूली के पराठों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और तभी अर्जुन ने सबके सामने बदबूदार एक पाद मार दिया। सभी ने अपने हाथों से नाक बंद कर ली। सारी क्लाइंट गुस्सा हो गए और वहाँ से भाग गए। अर्जुन का बॉस गुस्सा हो गया। तुम्हें ऑफिस एटिकेट्स नहीं पता? यहाँ सबके सामने पाद कौन मारता है? तुम्हारी वजह से मेरे क्लाइंट भाग गए। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जाओ भागो यहाँ से, पदौड़े कहीं के। पाद मारने की बुरी आदत की वजह से अर्जुन की नौकरी चली गई। अब अर्जुन को पता चला कि उसकी माँ और बीवी ठीक ही कह रहे थे। वो सीधा करुणा के पास चला गया। करुणा, मुझे माफ कर दो। मैं वचन देता हूँ, अब से मैं पाद नहीं मारूंगा, उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दूंगा। बस तुम लौट चलो। करुणा लौट गई। अर्जुन ने सच में अच्छी चीजें खानी शुरू की और उसकी पाद मारने की आदत छूट गई। उसे वापस से नौकरी भी मिल गई और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।